सबसे पहले आप सभी को जय मंडल, जय भीम, जय सरदार, जय जोहार, जय हो। आप सभी नौजवान साथी हैं, जैसा कि आप सब जान रहे होंगे 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ था। उसके बाद से हमारे लोगों को नौकरियों में कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चालू हुआ और 2006-08 के बीच में एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। पर दुर्भाग्य कहिए कि मध्य प्रदेश में अभी भी 27 नहीं है, आपके यहाँ 14% आरक्षण लागू है, जिसके लिए आप संघर्ष भी कर रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी समाज के, बहुजन समाज के तमाम संगठन साथ दे रहे हैं। कब तक ये संघर्ष चलता है और कब तक हमें जीत मिलती है, ये समय बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब मंडल कमीशन ने कहा कि हमारी आबादी 52% है और हमें 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो आखिर क्यों उसको लागू नहीं किया गया? लागू किया गया तो आखिर क्यों कुछ जगह 27% हुआ, बाकी जगह आज भी 10%, 13%, 14%, 21%, 20% ही लागू है। उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर, तमिलनाडु को छोड़ दें, रिजर्वेशन आज भी 21% से नीचे है। अभी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 27% का बिल पास हुआ है। उसके लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं बधाई देता हूं। अब लड़ाई जो है वो 27% की नहीं है। आज के समय की जो लड़ाई है वो हमारी 27% की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। आरक्षण हमने कभी मांगा ही नहीं था, हम आज भी नहीं मांग रहे हैं। आरक्षण का सवाल संविधान में भी नहीं है और मंडल कमीशन भी आरक्षण की बात नहीं करता है। हमारे महापुरुषों ने भी आरक्षण की बात नहीं की है। फिर सवाल क्या है? लड़ाई किसकी है? प्रतिनिधित्व की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई है। हमारा जो प्रतिनिधित्व है, जो हमारी भागीदारी है, वो हमें नहीं मिल रही है, वो हमें मिलनी चाहिए। देश में जिन लोगों की आबादी मुश्किल से 7% है, उन लोगों को 10% गरीबी कोटा सुदामा आरक्षण दिया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि उन लोगों ने इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया, फिर भी उनको 10% आरक्षण दिया गया। हमारी आबादी देश में आज 65 से 70% के बीच में है, लेकिन क्लियर हम इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जातियों की हमारी गिनती नहीं हो रही है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी देश में संख्या कितनी है? हम कैसे जानेंगे कि कुर्मियों की संख्या कितनी है, कोयलियों की कितनी है, अहीरों की कितनी है, लोधियों की कितनी है, तेलियों की कितनी है, नाइयों की कितनी है, कुम्हारों की कितनी है? तो इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या गिनी जाए और केवल ओबीसी की नहीं, सवर्णों की भी जनसंख्या की गिनती हो, पता चले कि कितने बामन, बनिया, भूमिहार हैं, ठाकुर हैं। पता चलना चाहिए कि नहीं? पता चलना चाहिए। जो 90% नौकरियों पे काबिज है, चंद मुट्ठी भर लोग 7% जिनकी जनसंख्या है, तो आखिर पता तो चलना चाहिए कि वो क्यों 90% पे काबिज है। हमारी भागीदारी 90% है और हमारी हिस्सेदारी महज 3 से 4% है। अन्याय है कि नहीं है? आप लोग लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके माँ बाप आपको स्ट्रगल करके, मेहनत करके, खून पसीने से पैसा कमा करके आपको पढ़ाते हैं, किस उम्मीद से कि आगे चल करके आप उनका सहारा बनेंगे, आप कोई रोजगार करेंगे, कोई जॉब आपको अच्छी मिलेगी, अच्छी पोस्ट पे पहुंचेंगे तो घर का, परिवार का, समाज का सम्मान बढ़ेगा, स्थिति सुधरेगी। लेकिन होता क्या है कि आपको जो मिलती है, जब आपका हिस्सा ही दूसरा खा जाएगा तो आपको कैसे मिलेगा? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये लड़ाई हमें चंद मुट्ठी भर नौकरियों की लड़ाई नहीं है। चंद मुट्ठी भर नौकरियों में जो बमुश्किल 1.5% इस देश में है, उन नौकरियों में 27 सीटों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो देश के संसाधनों में 90% हिस्सेदारी की है, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की है। धन दौलत की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, जंगल के बंटवारे की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है,
राजनीतिक मुक्ति की लड़ाई है, सांस्कृतिक मुक्ति की लड़ाई है, सामाजिक आजादी की लड़ाई है, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। फैज अहमद फैज ने चंद लाइनें लिखी हैं कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, ये सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कश जगवालों से एक खेत नहीं एक देश नहीं सारी दुनिया मांगेंगे। जब सारे झगड़े मिट जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हम मेहनत से उपजाएंगे और बस मिल बांट के खाएंगे। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये सारी दुनिया जो है उन लोगों की बनाई हुई है, इस पे उनका हक है जिन्होंने इनको सजाया है, संवारा है अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। तो वो मेहनत कश लोग कौन है? किसान, कामगार, मजदूर। किसान का मेरा वर्ग लाइव कौन चला है? रहे हैं क्या? हम हैं। हमारे पुरखों ने इस देश को देश कहने लायक बनाया है। हमारे पुरखों ने इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया है, यहाँ रहने लायक बनाया है, अपना खून पसीना बहाया है, तब ये देश देश बना है, रहने लायक बना है, तब यहाँ की धरती उपजाऊ हुई है। आज आप देखिए, आप अपने शहर में चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी बिल्डिंगें किसके पास है? आप नजर दौड़ाइए, सबसे ज्यादा प्राइवेट जो स्कूल हैं वो किसके चल रहे हैं? बड़े बड़े हॉस्टल किसके हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल किसके हैं? संसाधनों में किसका कब्जा है? पेट्रोल पंप वगैरह कौन चला रहे हैं? जमीनें सबसे ज्यादा किसके पास हैं? देश में सबसे ज्यादा संसाधनों पर कब्जा कौन किए बैठा है? तो ये कैसे पता चलेगा? जब जातियों की गिनती होगी, जब जातियों के आधार पर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे, तब पता चलेगा कि कितनी संख्या है किसकी और कौन कितना ज्यादा हक खाए बैठा। जाति जनगणना क्यों मायने रखती है? आज हम लोग यहाँ आए, यदि हम ये नहीं बताते कि हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो क्या यहाँ पर खाने का बंदोबस्त उचित तरीके से हो पाता? बगैर संख्या बताए हो पाता? रहने का इंतजाम हो पाता? नहीं होता। जब इतना छोटा सा बंदोबस्त, इतनी छोटी सी व्यवस्था बगैर आंकड़े के नहीं संभल रही है, तो 130 करोड़ आबादी में 90 करोड़ की जो जनसंख्या है करीब ओबीसी समाज की, उसको आप किस आधार पर बगैर आंकड़े के आप बंटवारा कर रहे हो? आप कह दे रहे हो कि हमने बिल पास किया है, ओबीसी के लिए फंड जारी किया है। आपने कितना फंड जारी किया है? किस आधार पर जारी किया है? कितने लोगों तक वो फंड पहुंचा है? मंडल कमीशन ने कहा है कि हमारे बच्चों के लिए सरकारी हॉस्टल्स खोले जाएं सरकारी खर्चे पर, जहां हमारे बच्चे रह करके निःशुल्क पढ़ सकें, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो। मंडल कमीशन ने कहा कि आप हमारी आबादी क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए ताकि हमारे बच्चे निःशुल्क इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ग्रहण कर सकें। आप क्या कर रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। किसका नुकसान है? हमारा, आपका। क्योंकि जब सरकारी स्कूल थे तभी हम और आप लोग या हमारे आपके फुर्के पढ़ के आगे बढ़े। जब निजीकरण हो जाएगा, सब बिक जाएगा, सब अदानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा, उनके जैसे लोगों के हाथ में चला जाएगा, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो क्या हालात होगा इस देश का? कभी सोचा है? आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारा समय बाकी है। अभी आप छात्र लाइफ में, सांसारिक जो जीवन है उसमें अभी आपने प्रवेश नहीं किया है। जब प्रवेश करेंगे तो वो चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। जब कोरोना आया तो सारे प्राइवेट वाले जो अस्पताल थे उनमें ताला लगा के भाग गए, तो मोर्चा किसने संभाला? सरकारी अस्पतालों ने, सरकारी डॉक्टरों ने। तो जब भी संकट आएगा देश पर, तो ये निजी वाले जो धन्ना सेठ हैं, प्राइवेट वाले, ये इसी तरीके से आपको मरता हुआ छोड़ के भाग जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों में उन्हीं का इलाज किया गया जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया। प्राइवेट स्कूलों की हालत क्या है? एडमिशन आप केजी में कराइए जा करके तो 10 से 15 हजार रुपये एडमिशन शुल्क लगता है, उसके बाद 1000, 2000, 3000 महीने का फीस लगता है।
आप सोचिए ये हालात जब है जब देश में अभी सरकारी स्कूल बने हुए हैं, बचे हुए हैं। जब सारे सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे, जब पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरी कंट्रोल पॉलिसी मेकिंग की स्कूल कैसे चलाना है, फंड कैसे मैनेज करना है, कैसे जनरेट करना है, रिसोर्सेज को पूरा उन प्राइवेट स्कूलों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि उनकी फीस क्या होगी, किस तरीके से वो आपका दोहन करेंगे। आज जो 1,000 ले रहे हैं वो कल 10,000 लेंगे या 10 लाख लेंगे। आपके पास पैसा है तो पढ़िए या पढ़ाइए, पैसा नहीं है तो घर बैठिए। जब आप एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो आप उनकी गुलामी करेंगे, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति को आज के समय में न तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है न प्राइवेट जॉब मिलती है, और कोई भी बिजनेस व्यापार करने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो आपको पूरी तरह अशिक्षित बनाए रखना चाहते हैं ताकि आप गुलाम रहें, अपने अधिकारों को न जानें। वो आपके सेंसस इसलिए नहीं करा रहे हैं ताकि उन्होंने जो हकमारी की है, बेईमानी की है, जो लूट खसोट की है इतने वर्षों से, उसका काला चिट्ठा न खुल जाए। वो मंडल कमीशन को लागू नहीं कर रहे हैं, वो नए नए प्रोपेगेंडा लेके आ रहे हैं आपको, आपके सामने, आपको उसमें उलझा दे रहे हैं ताकि आप कभी मंडल कमीशन को पढ़े ही नहीं। क्या आपने कभी मंडल कमीशन पढ़ा है? सच बताना, इसमें छुपाने का कोई विषय नहीं। पढ़ा है? नहीं। मंडल कमीशन सुना है? सुना है? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए जरा। आधे लोगों ने करीब सुना है। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिन लोगों ने सुना है, क्या उनको पता है कि वो किसके फेवर में थी? किसके फेवर में थी? किसके पक्ष में थी? किसके हित में थी? क्या है? पता है? पिछड़ों के हित में, हम लोगों के हित में है। जो हमारे हित में है हम उसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन जो हमारे हित में नहीं है हम वही पढ़ते हैं, वही करते हैं। आप लोग मंडल कमीशन पढ़िए, उसकी सिफारिशों को समझिए, संविधान को पढ़िए। जब तक आप अपना हक अधिकार नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि षड्यंत्र क्या चल रहा है, किस तरह आपको लूटा जा रहा है। तो जो ये यात्रा है 25 अगस्त को शुरू हुई थी, मुढ़ो मधेपुरा, जो बीपी मंडल साहब थे जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके तहत हम लोगों को रिजर्वेशन जो कहा जाता है, हालांकि सीधी लैंग्वेज में हम उसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, जो वास्तविक शब्द है, तो वो रिजर्वेशन हमें आज नौकरियों में और हाई एजुकेशन में मिला है। पर अभी 2 सिफारिश आंशिक रूप से लागू हुई है, 38 सिफारिश लागू होना बाकी है। आप सोचिए, जब मंडल कमीशन आया उसके बाद ही हमारे लोग नौकरियों में गए हैं। मंडल कमीशन आया उसके बाद ही हमारे लोगों को यूनिवर्सिटियों में प्रवेश मिला है। मंडल कमीशन आया उसके बाद ही हमारे लोग सरपंच पंच मुखिया बने हैं। उससे पहले हमारे लोगों को कहीं कोई स्थान नहीं था। मंडल कमीशन आने के बाद हमारे समाज का, ओबीसी समाज का पहला आईएएस बना था, उससे पहले नहीं बना था। तो ये जो है पूरी लड़ाई है, इसको आपको समझना होगा, और ये हमारे बताने भर से आप नहीं समझेंगे। हम अभी बता करके यहाँ से सुबह चले जाएंगे, लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा और इसको पढ़ना होगा, इस पर रिसर्च करना होगा। आपस में जब समय मिलता है तो 10 मिनट 20 मिनट आपस में चर्चा करिए, समझने का प्रयास करिए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे जुड़िए, वो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। आज ये बहुत ज़रूरी है कि आज अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो कल आने वाले भविष्य को बचा पाएंगे। अगर जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। और वो समय आ रहा है कि हम लोग कितना भी पढ़ लिख लें, जो हमारे अधिकार ही खत्म हो जाएंगे, हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। ज़मीनें छीन रही हैं, निजीकरण हो रहा है, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, एजुकेशन हम ले रहे थे सरकारी संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि जाति जनगणना के आंदोलन को मजबूत किया जाए, निजीकरण के विरोध के आंदोलन को मजबूत किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध किया जाए, और मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने की लड़ाई को लड़ा जाए, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की लड़ाई को लड़ा जाए,
बाबा साहब अम्बेडकर से लेके फुले पेरिया, साहू जी महाराज, RL चंदापुरी साहब जो पटेल समुदाय से आते थे, तो जिन्होंने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाया था, उनको पढ़िए आप लोग। साहू जी महाराज को पढ़िए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्ट्रगल को पढ़िए। जब तक हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, केवल पूजेंगे, तब तक हम एक अच्छा समाज या उनके सपनों का देश नहीं बना पाएंगे जिसकी नींव हमारे महापुरुष रखे गए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय मंडल, जय सरदार, जय भीम, जय सरदार। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।